नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये टीजीटी का पेपर है और केवीएस का है। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन मनोविज्ञान प्लस एनईपी के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये देख लिए हैं। अब इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि इनको देख चुके हैं। ठीक है, दोबारा से देख रहे हैं इसको, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 41 में 2 है, यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है? सोचने की योग्यता है, सोचने की योग्यता। फिर गृह समुदाय संबंध निम्न किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? 42 में 2 है, यानी कि माता पिता है। फिर बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये जो है कौन सा है? 43 में 1 है, यानी कि नैतिक व्यवहार, ये भावनात्मक क्षेत्र है। ठीक है, बालक में निम्नलिखित किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जा सकता? आत्मीयता। 44 में 1 है, यानी कि सामुदायिक सेवा है, सामुदायिक सेवा। बालकों में आत्मनियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्न किसके माध्यम से किया जा सकता है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है ये। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। तो फिर 45 2 है, यानी कि सामाजिक सामयिक अधिगम है, सामाजिक सामयिक अधिगम प्रक्रम है। ठीक, सामाजिक सामयिक अधिगम प्रक्रम है। फिर अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से निम्न किसका निस्तारण होता है? तो फिर 46 में 2 है, यानी कि प्रबल और दुर्बल पक्ष है। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 है, यानी कि रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, विद्यालय है, तो विद्यालय है सामाजिकरण का केंद्र है। ठीक, सामाजिकरण का केंद्र है। वैसे समाज भी सामाजिकरण का, लेकिन द्वितीयक सामाजिकरण की बात की जाएगी तो वो विद्यालय आएगा। जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो वह निम्न किस श्रेणी में आएगा? 49 1 है, सहज, इनफॉर्मल। ठीक है, फिर बालक की समृद्धि में विकास क्या है? 50 में 1 है, गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। बालक को प्रभावित करने के लिए निम्न किसका शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है? तो 51 में 2 है। ठीक है, मीडिया। बालक को प्रभावित करने के लिए निम्न क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है? मीडिया है ये, मीडिया, मीडिया। ठीक, 51 में 2। फिर 52, किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है? तो हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से। फिर आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? 3 है, उनकी जानकारी बनाई उनके प्रचलित व्यवहार से। विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है? 4 है, यानी कि मार्गदर्शन और सहयोग है। क्या प्रयोजन? मार्गदर्शन और सहयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में जे बी वाटसन वैसे व्यवहारवाद है। 55 में 2 है। ठीक, व्यवहारवाद है। फिर निम्नलिखित किस पर्यावरण कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? 56 में 3 है। ठीक, उत्तम वातायन, उत्तम वातायन है। पहले देख चुके हैं उन क्वेश्चनों को। अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? तो अनुशासन से आपका अभिप्राय 57 में 4 है, अभ्यांतरिक व्यवहार के माध्यम से कार्य है। बच्चे का व्यक्तिगत गुण ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? 58 में 3 है, यानी कि छिपी पाठचर्या है। अधिगमकर्ता को मूल्यांकन निम्न से ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? 59 में 2 है, यानी कि दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है। अधिगमकर्ता का मूल्यांकन, दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है। 59 में 2। फिर एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? तो 4 है, यानी कि आकर्षण व्यक्तित्व है। बालकों में सहभागिता समूह कार्य निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? 61 में 2 है, सहभागिता समूह कार्य, सहभागिता समूह कार्य, यानी कि कोलैबोरेशन ग्रुप वर्क है। तो ये रचनावाद है, ये 61 में रचनावाद है। फिर कार्य कारण के माध्यम से अधिगम है, तो 62 में 4 है। ठीक है, प्रायोगिक अधिगम है। कार्यकरण के माध्यम से अधिगम है, प्रायोगिक अधिगम है, प्रायोगिक अधिगम। निम्नलिखित में से क्या किशोर किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है? तो 63 में 3 है, यानी कि आहें केंद्रित है। फिर कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? 64 में 4 है, प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह है। अधिगम के लिए निम्नलिखित क्या अपरिहार्य है? 65 में 3, यानी कि ध्यान है, ध्यान। फिर एनईपी, तो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख निम्न किस में किया गया है? 66 में 3 है। ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये 5 3 3 4 है। फिर
शिक्षक द्वारा कक्षा प्रेषण के फलस्वरूप 68। 4 है अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है। फिर प्रचारिक शैक्षणिक भूमिका क्या है? 69 में 3 है तो अध्यापकों को पाठ या प्रदर्शन डेमो देना। फिर परंपरागत पाठचर्या से क्या हानि है? तो 4 है इससे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं होंगे, ये नहीं है, जबकि यह बालकों के लिए उबाऊ है, यह अरुचिकर है। इससे देश से चेतने वाले बालक संतुष्ट नहीं होते, क्या हानि है ना? ये हानि है। इससे देश से चेतने वाले बालक संतुष्ट नहीं होंगे, यह अरुचिकर है, यह बालकों के लिए उबाऊ है। परंपरागत समानता निम्न किससे संबंध है? 71 में 1 है, ठीक है, समावेश शिक्षा है। फिर डिसलेक्सिया डिस्कैलकुलिया है, ये गणित से है। 72 में 1 है, ठीक है, संख्या को समझने की अयोग्यता है, गणन वैकल्य। फिर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है, 6 से 18 है। 73 में 2 है, ठीक, 6 से 18 बेवर के दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मनोद्वारण मन किसे मैं से मनो, तो मैं से ये वो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना। 74 में 3 है। 75 ये 40% है। और उत्तम स्कूल लीडर का गुण है, 76 में 3 है, अभिप्रेरित करने की क्षमता। फिर स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है? तो 77 में 2 है, ठीक है, सर्वांगीण विकास है। फिर विद्यालय की समस्या सारणी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? 78 में 3 है, ठीक, समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना। फिर NCF 2005 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? तो 79 में 3 है, 79 परीक्षा परिणाम है। फिर CCE सतत एवं समग्र मूल्यांकन योजना से क्या लाभ है? तो 80 में 2 है। इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है ना? अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में ना, ये देख लिया था इस वजह से जल्दी निकाले हैं। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।